सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके 24। मेरा नाम है नदीम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दमदार सेशन जहां पे हम बात करेंगे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं 2023 में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भी स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बात करो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के बारे में बात करो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम कि जितनी भी स्कीम्स है उन सबको समझेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम रटने की कोशिश करते हैं इन स्कीम्स को, कि इसमें जो फिगर्स होते हैं, इसमें जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे पास इंफॉर्मेशन और हम कोई भी फिर आंसर को अच्छे से टिक नहीं कर पाते, करेक्ट आंसर को। तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन हर एक स्कीम को समझेंगे कि क्यों आई, उसके पीछे मोटिव क्या है, और उससे क्या होगा कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन सी वाली स्कीम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ने वाले 1-1 स्कीम, जैसे आपने सुना होगा, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके की स्कीम्स आपने काफी बार सुनी होगी, तो हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ये जो होती है ना इस तरह की स्कीम्स, उनका क्या मोटिव होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो ऐसे एरियाज को फाइंड करती है जहां पे रिसोर्सेज का क्या है, लैक है। ठीक है, वहां पे रिसोर्सेज कमी में है। ठीक है, तो उसमें क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करती है और फिर ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है सो दैट वहां पे रिसोर्सेज एलोकेशन किया जा सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्कीम है 1 पंचायत एंड 1 प्लेग्राउंड। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या जानेंगे कि क्या है ये स्कीम, ठीक है, कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च करी है और इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स है जो हमें याद रखने चाहिए फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो देखो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है 1 पंचायत एंड 1 प्लेग्राउंड। ठीक है, इसका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना उसमें क्या होगा कि हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे सभी पंचायत के अंदर। तो सबसे पहले तो काम क्या होगा कि जितनी भी पंचायत है ना उनको आइडेंटिफाई करना होगा और फिर हर पंचायत के अंदर एक प्लेग्राउंड जरूर बनाना होगा। ठीक है, तो अभी तक 113 पंचायतें आइडेंटिफाइड कर ली गई है फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है उसके अंदर 113 आइडेंटिफाई कर ली गई है पंचायत और अब इन सभी में बनेंगे क्या, प्लेग्राउंड्स। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है कि ये जो इनॉग्रेशन हुआ है इस वाले जो पूरी स्कीम का है वो कहां हुआ है, कलिकट केरला में। ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, ठीक है, कहां के चीफ मिनिस्टर है, केरला के। ठीक है, जो इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो प्लेग्राउंड्स होंगे ना वो अगले आने वाले 3 साल में बन जाएंगे और हर एक प्लेग्राउंड की जो कॉस्ट आएगी ना वो 1 करोड़ के समथिंग में आएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, किसने, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, कहां पे, कलिकट केरला के अंदर। और ये कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है, जो कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। इसके बाद देखो हाफ ऑफ द कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अभी जो पूरी कॉस्ट है इसको बनाने की वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको हाफ कंसिडर करेंगे और बाकी के जो फंड्स है ना वो बाकी दूसरे सोर्सेज से आएंगे, जैसे कि एमएलए की लोकल बॉडी फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर, और बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो भी रेज होगा फंड उससे ही यूज करने वाले। ठीक है, तो ये है पूरी स्कीम जहां पे 1 पंचायत एंड 1 प्लेग्राउंड यानी कि हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनना चाहिए जिससे कि क्या हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्कीम। तो अगली स्कीम पे चलते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट। तो क्या है पूरी स्कीम, आओ बात करते हैं। तो देखो ये जो है 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट स्कीम, इसका ये एम है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो गोल है अल्टीमेट वो ये है कि इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। ठीक है, वापस से एक बार समझते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एम है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप किया जाए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और जो इंडिया है उसको कैसा बनाया जा सके, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। ठीक है, अभी जो इनिशिएटिव है उसका एम ये है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है कंट्री का उसको एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। ठीक है, उससे क्या हो कि ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जा सके जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। मतलब जो भी हमारे क्या है कि इंडिया में देखो टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना भी चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट भी बन जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उस वाले लेवल पे नहीं पहुंच पाते कि वो उनको दूसरा रिकॉग्निशन मिले कहीं और से। तो उनका क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के और फिर क्या करेंगे, उनमें ये देखेंगे कि क्या इनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अगर उनमें है तो फिर क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, लोकल एक्सपोर्टर्स को मैन्युफैक्चरर से मतलब डील करेंगे सो दैट उनका स्केल अप हो सके मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फिर पोटेंशियल बायर्स को फाइंड करेंगे जो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, उसको प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, जितने भी बॉटलनेक्स आते हैं यानी हर्डल्स आते हैं रास्ते में, उन सभी को हटाएंगे। तो ये सारी चीज करी जाएगी इस एक पर्टिकुलर स्कीम में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वापस से समझते हैं तो क्या करना जा रहे हैं इसके अंदर कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे इंडिया
के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि पोटेंशियल रखते हैं एक्सपोर्ट करने के, ठीक है, क्योंकि जो स्कीम है वो चाहती है कि हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट है ना वो एक एक्सपोर्ट हब बन जाए। और अगर ये होगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंडिया को, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसके अलावा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, लोग बाग ज्यादा से ज्यादा जो गाँव के लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी जो इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, वो क्या है, मर्ज हो चुका है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब से। ठीक है, अब ये जो है वो कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आपको दो देखने को मिलेंगे। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और दूसरा आपको जो स्टेक होल्डर मिलेगा वो मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो दोनों ये आपको दिख रहे हैं नाम, ये क्या करेंगे, बेसिकली इस पूरे जो मोटिव है इसको मिलाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो डीजीएफटी के थ्रू क्या कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एजेंसी के साथ एंगेज हो रहा है, जिससे कि क्या हो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव को और ज्यादा क्या करा जाए, प्रमोट किया जा सके, जिससे कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है कंट्री का उसमें क्या हो, पोटेंशियल हो और वो क्या करे, एक्सपोर्ट हब बने। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इनिशियल फेज है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, उसके अंदर क्या है, अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 106 प्रोडक्ट है ना वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, और ये 106 प्रोडक्ट आते हैं 103 डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग इंडिया के डिस्ट्रिक्ट से, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट कितने स्टेट्स को मिला के बने, 27 स्टेट से आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं उसके अंदर। तो देखो राजस्थान का जो जयपुर है वहां पे बनती है ब्लू पॉटरी, जो कि एज अ प्रोडक्ट उसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है मकराना मार्बल जो कि नागौर के अंदर है। ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रोडक्ट है जिनको कि आइडेंटिफाइड किया गया है एज अ पोटेंशियल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम, तो अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने प्रीवियस वाली जो स्कीम पढ़ी थी उसमें क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट तो हो गए होगा, उससे क्या करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट हब बनाएंगे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा नाम पढ़ के कि जो अब इंडिया का हर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे कोई ना कोई ऐसा एक्सपोर्ट होना चाहिए जिसको हम क्या करें, प्रमोट करें, वहां से ऐसे प्लेयर्स चुने जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें इंडिया को। ठीक है, तो ये पूरा एकदम वो था। अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि कहाँ की है स्कीम, किसने लॉन्च करी है। तो देखो यूपी जो है ना, यूपी जो हमारा स्टेट है उसकी ये स्कीम है कि यूपी लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम विद द एम ऑफ प्रमोटिंग लोकल स्पोर्ट टैलेंट। ठीक है, जो लोकल स्पोर्ट टैलेंट होता है ना, जो रूरल एरियाज में होते हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हमारे इंडियन एथलीट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम लेकर आए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि अभी हमने बात करी ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह ये सिमिलर ही है। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट प्रोग्राम है, इसका क्या एम है, वो ये है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहता है उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे इंडिया को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होगा कि ऑफिशियल जो है ना एक स्पोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से। ठीक है, क्या करेंगे, यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक स्पोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि 75 स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आइडेंटिफाई कर लिया ना जब आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन सा जो स्पोर्ट्स है और कौन सा एथलीट है जो उसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको ऐसे रिसोर्सेज दिए जाएंगे जिससे कि वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा होन कर सके और ज्यादा बेटर कर सके। ठीक है, द गोल इज टू एनेबल दीज इंडिविजुअल टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी जो इंडिविजुअल है जहां पे आइडेंटिफाई किए गए हैं बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, उनको क्या करा जा सके, उनको प्रमोट किया जाए सो दैट वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और इवन कंट्री लेवल पे भी वो हमें क्या करे, रिप्रेजेंट करे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वो हमें रिप्रेजेंट करें। ठीक है, थ्रू दिस ODOS प्रोग्राम यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम के थ्रू यूपी गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कल्चर बिल्ड करना चाहती है जहां पे वो टैलेंटेड एथलीट को एक प्लेटफॉर्म दे जिससे कि वो अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, इसके बाद द प्रोग्राम विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल। इस प्रोग्राम का जो है मोटिव ये है कि ऐसे इंडिविजुअल को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा पैशन रखते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी रखते हैं, उन सभी को प्लेटफॉर्म देना जिससे कि वो स्पोर्ट्स वाली फील्ड में आगे बढ़ सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और ये जो इनिशिएटिव है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में और यूपी की हिस्ट्री में काफी बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। अभी तो ऑन पेपर तो लॉन्च हो गया है, अब देखना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी के सच में लोगों को कितना मौका मिल पाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, या फिर जिस तरीके से वहां पे चीजें चल रही हैं, तो देखना रहेगा कि क्या कितनी सच्चाई है। लेकिन हमारी स्कीम ये लॉन्च हो चुकी है तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें बता रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो देखो रेसलिंग जो है वाराणसी गोरखपुर, इसी तरीके से एथलेटिक्स जो है फिरोजाबाद, ठीक है, बहुत सारे जो है रामपुर हो गया, अमेठी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। हॉकी जो है प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, बरेली, लखनऊ, इस तरीके से टेबल टेनिस आगरा, कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़, ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे जो है ये दे रखे हैं जहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है, मतलब एक जो नेशन है, मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें एक ही राशन हो, चाहे मतलब आप किसी भी स्टेट के अंदर रहो, आपका जो राशन कार्ड होगा वो पूरे भारत के अंदर वैलिड होगा। तो ठीक है, इस स्कीम का मतलब ये है। तो आओ जानते हैं क्या है पूरी स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था नेशन वाइड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन एंड वन राशन कार्ड सिस्टम इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि आपका एक राशन कार्ड पूरे भारत में चलेगा, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, स्टेट्स भी आ जाएंगे और यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी। अब देखो करंटली जो है 20 ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने एग्री कर लिया है इस इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को, यानी कि अब जो है कहीं पे भी आप देश के किसी भी कोने में रहो, आपका जो राशन कार्ड है ना वो वैलिड रहेगा, चाहे आपने किसी भी स्टेट के अंदर उसको बनवाया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले पूरे सिस्टम का एम यही है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्कर होते हैं ना जो एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, काम की तलाश के अंदर, तो एटलीस्ट वहां पे वो अगर जाते हैं ना तो उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एटलीस्ट जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना उनको अवेलेबिलिटी हो, फेयर प्राइस पे फेयर शॉप से उनको क्या मिले, फूड ग्रेन्स मिले थ्रू राशन कार्ड। तो यहाँ पे इसका पूरा ये एम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो पहले क्या अनाउंस किया गया था कि जितनी भी स्टेट और यूटी है ना वो सारी रेडी है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। उससे क्या हो कि पूरा जो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है ना राशन कार्ड की वो वैलिड हो जाए, चाहे फिर जो भी वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो कहीं भी किसी भी देश के कोने में जाए और उनको एनएफएसए स्कीम के अंडर में जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो, और कौन सी डेट से, 1 जून 2020 से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा किनके लिए, माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए, जो माइग्रेट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट कंट्री के दूसरे पार्ट में फॉर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैरिजेस या फिर दूसरे किसी रीजन की वजह से, और उनको डिफिकल्टीज होती है वहां पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को मतलब अवेल कराने में। तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की थी, तो दिस इज रियली गुड। I feel like this is a really good initiative by the government। तो चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो देखो अंडर दिस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि TPDS अप्रोक्सीमेटली 81 करोड़ इंडिविजुअल जो है ना एलिजिबल है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स परचेज करने के लिए। जैसे जो चावल होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे 3 रुपए किलो, जो वीट होता है वो आपको 2 रुपीज पर केजी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे क्या मिलेंगे, आपको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाएंगे, कहाँ पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे। और ये जो है ये एनएफएसए जो होता है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। चलो, रिसेंटली 5 एडिशनल स्टेट इंक्लूडिंग बिहार, यूपी एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव हैव बीन इंटीग्रेटेड विद वन नेशन एंड वन नेशन कार्ड स्कीम। तो देखो ये जो 5 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं इन सभी ने भी क्या करा है कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जो है राशन कार्ड की इनको मंजूरी दे दी है, यानी ये भी अब इंक्लूडेड हो चुके हैं इस वाली स्कीम के अंदर। However, the issue of migrant worker traveling from rural to urban areas, all right। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये बताया जा रहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना वो इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हो सकता है मैरिजेस या फिर किसी भी दूसरे रीजन की वजह से। अब वो वहां पे जाते हैं ना तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फूड ग्रेन्स को अवेल कराने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत ये इंश्योर किया गया है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक राशन कार्ड है, अगर उनके पास है कार्ड तो वो किसी भी देश के कोने में होंगे, उनको क्या होगा कि सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल होंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। अब जैसे कि आपने प्रीवियसली पढ़ा था, ठीक है, कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा नाम पढ़ के कि एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन अभी और भी है इसके बारे में। तो चलो आओ जानते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेशन दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रही होगी, चलो इससे रिलेटेड कुछ है, आओ बात करते हैं। तो ऑन अप्रैल 23, 2022 द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है इस पूरी स्कीम के अंदर कि जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स है ना, रेलवे स्टेशन, तो वहां पे क्या करेंगे, एक स्टॉल लगाई जाएगी और उन स्टॉल पे क्या करे जाएंगे, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर एज आई सेड कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो वो अब सभी लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, रीच नहीं मिल पाती उन प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके स्टॉल्स लगाई
जाएंगी, वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा इन प्रोडक्ट को। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो भी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ठीक है, रुकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहलते हैं, तो वो इन प्रोडक्ट को देखेंगे, हो सकता है खरीदी भी हो। उससे क्या होगा कि लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में पता भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोकल आर्ट्स होती है, उसको प्रमोट करना जो है इस पूरी स्कीम का एम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्रॉम अप्रैल 24 से लेकर मई 8 तक जो रांची रेलवे स्टेशन है ना, वहां पे क्या लगने जा रही है? स्टॉल लगने जा रही है, जहां पे हैंड वूवन बैग्स को शो किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, बैम्बू प्रोडक्ट्स को और वूवन आर्टिफैक्ट्स को। और ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लोकल आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए पूरी स्कीम डिजाइन की गई है। आगे बात करते हैं तो देखो, वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो है ना, उसके अंदर क्या होगा कि 15 ऐसे स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है रांची रेलवे डिवीजन के, जहां पे स्टॉल्स जो है ना लगाई जा सके, जिससे कि प्रमोट किया जा सके लोकल आर्ट्स को और क्राफ्ट्समैन को। तो देखो, ये सेकंड टेम्पररी स्टॉल है रांची रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो ये पूरी स्कीम है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। This stall provide passengers with information about the product at the railway station। इस पे क्या होगा कि जो भी पैसेंजर्स होंगे ना, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो इजीली उनको परचेज कर पाए, जिससे कि क्या हो कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बूस्ट हो, प्रमोट किया जा सके प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इसके बाद इट इज वर्थ नोटिंग दैट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023, ठीक है। ये जो वन नेशन वन प्रोडक्ट है, ये अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 2023 के अंदर। तो उसमें क्या था कि क्रूशियल रोल था रेलवे का इन प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जो रेलवे का है, जो बहुत अहम भूमिका होती है किसमें, प्रमोट करना लोकल प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर डिस्कस किया गया था कहां पे? यूनियन बजट 2022 और 23 में। तो ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी मार्च 25, 2022 को, ठीक है। और 19 जो स्टेशन थे इंडियन रेलवे के, उनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये स्टेशन बढ़ के 69 और हो गए हैं, ठीक है। तो जो सक्सेस है पूरी इस स्कीम की, वो इंप्लीमेंट हो गई है फर्स्ट मैनर में। 1000 रेलवे स्टेशन को पूरा कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो ये पूरी स्कीम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन नेशन वन रोड टैक्स, चलो ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो देखो क्या होता है कि इंडिया में जब भी कोई आप कार खरीदते हो ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है एक तो, और आपको साथ में रोड टैक्स भी पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन तो आपको ओनरशिप बताने के लिए करना होता है कि आप उस कार के ओनर हो, और जो रोड टैक्स है ना, वो आप इसलिए पे करते हो कि आप क्योंकि वहां के जो है उस स्टेट के रोड्स यूज करोगे, और ये जो पैसा है जो आप रोड टैक्स के फॉर्म में दोगे, गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी फिर इस पैसे को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, ठीक है। रोड्स की मरम्मत कराएगी और इस तरीके की चीजें करेगी। अब जो है ना, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स है ना, इन सभी का अलग अलग जो है रोड टैक्स है। कि मतलब अगर आप बात करो कि जो हिमाचल प्रदेश में जो रोड टैक्स होगा वो अलग होगा, ठीक है, कंपेयर टू मध्य प्रदेश, ठीक है, और चेन्नई, ठीक है, मतलब तमिलनाडु। तो हर एक स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स होता है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली में रहकर आपने कार परचेज करी है, ठीक है। अब आपने वहां पे रोड टैक्स दे दिया, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया कार का, लेकिन जैसे आप अगर आपको मान लो सपोज मूव करना पड़ा दूसरे स्टेट में, दिल्ली से आप कहां पे आ गए? दिल्ली से अब आप आ गए महाराष्ट्र में, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, काम के रीजन की वजह से या फिर किसी भी दूसरे रीजन की वजह से। अब जब आप वहां पे महाराष्ट्र में आ गए, तो वहां पर भी आपको क्या करना होगा? रोड टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डबल रोड टैक्स पे करना हो रहा था। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे थे कि वो ऐसे वाले स्टेट में जाते थे पहले तो, कि जहां पे क्या हो कि रोड टैक्स कम हो। जैसा कि मैंने बताया कि सबका वेरी करता है, किसी का भी फिक्स नहीं है, सबका सेम नहीं है रोड टैक्स, सभी स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स है। तो क्या करते थे लोग कि ऐसे स्टेट में जाते थे जहां पे रोड टैक्स कम हो, वहां पे कार खरीदते थे, और फिर अपने जो भी स्टेट में उनको मूव ऑन करना होता था वो वहां पे कर जाते थे, जिससे कि थोड़े बहुत पैसे उनके बच जाते थे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। तो ये जो पूरी चीज है वो एक पूरी स्कीम में बात करी जा रही है कि भाई आप जो है ना, एक नेशन जो है ना, मतलब पूरी कंट्री के लिए केवल एक ही रोड टैक्स लेकर आओ, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। कि अब वो जैसे मान लो कि अगर दिल्ली से महाराष्ट्र में आ गए, अगर महाराष्ट्र से उनको सपोज कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ गया, तमिलनाडु, कर्नाटक जाना पड़ गया, तो उनको डबल रोड टैक्स ही पे करते रहेंगे क्या, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि पूरे एक नेशन की यानी एक कंट्री की जो है केवल एक ही क्या हो, रोड टैक्स हो। तो ये पूरी स्कीम है, आओ बात करते हैं डिटेल में। तो वन नेशन वन रोड टैक्स इज अ प्रपोजल फ्रॉम जीएसटी काउंसिल टू मेक द यूनिफॉर्म रोड टैक्स अक्रॉस द इंडिया। मतलब इंडिया का केवल एक ही रोड टैक्स हो, तो भी कौन? जीएसटी काउंसिल जो है इस वाले रिफॉर्म को लेकर आई है। रोड टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ व्हीकल इन अ पर्टिकुलर स्टेट। जब आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हो खरीदते टाइम, तब आपको क्या करना होता है? रोड टैक्स पे करना होता है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर आपने वो कार खरीदी है तब, ठीक है। अब जो है
इट इज लेविड अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी, और इसके साथ जो है आपका रोड टैक्स भी लगता है। और इससे क्या होता है कि जो प्राइस होती है ना नई व्हीकल की, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि द गवर्नमेंट इज सेट टू रिलीज अ न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वेरी सून व्हिच विल यूनिफाई द रोड टैक्स, दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट एक ऐसा टैक्स लेकर आना चाह रही है जिसमें क्या हो कि यूनिफाइड रोड टैक्स हो, ठीक है, यानी कि पूरे जो इंडिया है उसमें केवल एक ही टैक्स लगे, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग बाग जो इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो एक वाले स्टेट में जाते हैं जहां पे रोड टैक्स कम हो, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में आते हैं, तो ये वाली तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जो है अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है, और रेवेन्यू का सोर्स है तो इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए देखते हैं क्या आगे होता है, लेकिन ये पूरी स्कीम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ब्लॉक एंड वन प्रोडक्ट स्कीम। देखो इसमें क्या है कि टू बूस्ट एंड सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन ब्लॉक एंड वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है। जितने भी हरियाणा सबसे पहले तो देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, किसको, वन ब्लॉक एंड वन प्रोडक्ट को। अब उसमें क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट कि जितने भी ब्लॉक्स है ना उन सभी को कनेक्ट करना चाह रही है इंडस्ट्रीज से, ठीक है। अब कनेक्ट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या करने जा रही है कि जो दूसरी कॉमन सर्विसेज होती हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना चाहती है हर एक ब्लॉक को, सो दैट वो भी जो है ना स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेवलप हो सके, ठीक है। अब देखो हरियाणा की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, वो क्या है कि बेसिकली डिजाइन किसके लिए की गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, सो दैट वो भी क्या करें, वो भी थोड़ा सा ग्रो कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पूरी स्कीम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। अब देखो ये जो स्कीम है ना लॉन्च की केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने, ठीक है। क्या नाम है, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। इसके अंदर वो क्या चाहते हैं, एक ऐसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना चाहते हैं जहां पे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होंगे जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे, यानी इसको कोचिंग को रन करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जो सिविल सर्विसेज है ना वो केवल ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो केवल प्रिविलेज्ड हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है। जो स्कीम है ना वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी उन स्टूडेंट को जो कि इकोनॉमिकली थोड़े से वीक है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक्सेप्शनल एकेडमिक पोटेंशियल है सिविल सर्विसेज को लेकर, ठीक है। तो उनको क्या कराया जाएगा, फ्री में तैयारी कराई जाएगी जिससे कि वो क्या हो सके, सिविल सर्विसेज में पास हो सके, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाएगा, काफी सारे स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है ना एनरोल किया जाएगा 10,000 ब्राइट स्टूडेंट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को, जिसमें क्या होंगे, केरला के वो सभी बच्चे होंगे, और पूरे जो सिलेक्शन जो होगा वो एक पैनल होगा जो कि सिलेक्ट करेगा। तो ये पूरी स्कीम है, ठीक है। कौन से स्टेट की है स्कीम, केरला की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन एमएलए वन पेंशन स्कीम, क्या है ये, तो गवर्नमेंट जो है पंजाब की, तो सबसे पहले तो कहां की है ये स्कीम, पंजाब की, ठीक है। जो पंजाब की गवर्नमेंट है ना, तो वहां पे कौन सी पार्टी चल रही है अभी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है वन एमएलए वन पेंशन। इस स्कीम में क्या होगा, जो मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली है, एमएलए है, उनको केवल क्या मिलेगी, पेंशन ओनली फॉर अ सिंगल टर्म इन ऑफिस। मतलब जब वो एक एलिजिबिलिटी बता दी गई है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी एमएलए होंगे ना, अगर उन्होंने एक टर्म के लिए सर्व किया है ना तो ही उनको पेंशन मिलेगी। द पेंशन अमाउंट विल बी 60,000 पर मंथ अलॉन्ग विद द डियरनेस अलाउंस, ठीक है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ठीक है। इस स्कीम को इनॉग्रेट करके जो गवर्नमेंट है ना वो चाहती है कि 19.53 करोड़ का जो है उनके पास एक्सपेंस कम हो, जिससे सेविंग्स हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा मनी हो पाएगी उनके पास अवेलेबल फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म अगर बात करें तो क्या है ये वन एमएलए वन पेंशन स्कीम, इसका मतलब ये कि एमएलए जो है ना उनको पेंशन मिलेगी ओनली फॉर वन टर्म, ठीक है। केवल एक टर्म के लिए ही उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और ये जो चेंज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस चेंज से कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है मनी जो है सेव होगी गवर्नमेंट के पास हर साल, जिससे कि वो दूसरे जो भी मेजर एरियाज है वहां पे स्पेंड कर पाए उस मनी को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वन नेशन वन टैक्स स्कीम, तो आपको पता ही होगा कि जीएसटी जो है वो इसके बारे में बात की जा रही है, जो कि आया था 1 जुलाई 2017 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था कि पूरा एक जो है टैक्स जो था वो पूरे इंडिया के लिए बन गया था, यूनिफाइड टैक्स। तो उसमें क्या हुआ था, जीएसटी के अंदर 17 बड़े टैक्सेस और 13 सेस को एब्जॉर्ब किया था, और यूनिफाइड टैक्स बन गया था। किस पे लगा था, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एंड कंज्यूमर। अभी जो था पूरा सिस्टम जीएसटी का वो ऑलरेडी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने अडॉप्ट करके रखा था, जो कि अराउंड 160 कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट करके रखा था, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज है वन नेशन वन टैक्स स्कीम। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ओके।
वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। तो देखो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है उसको प्रधानमंत्री भारतीय उर्वरक परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका ये कहना है कि जो जितने भी स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर्स होते हैं ना कंट्री के अंदर, जितने भी बिकते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जैसे कि उनका नाम दे रखा है डीएपी, एनपीके, यूरिया, इन सभी को एक ही ब्रांड से बेचा जाए और उसका नाम होगा भारत, ठीक है। इनकी कोई भी दूसरी इंडिविजुअल ब्रांड नहीं होनी चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग ये सारे डीएपी, एनपीके, यूरिया विल नाउ बी सोल्ड अंडर द यूनिफाइड ब्रांड जिसका नाम होगा भारत, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि जो स्कीम है ना वो फार्मर्स को एक्सेस कराएगी क्वालिटी और मतलब हाई क्वालिटी वाले फर्टिलाइजर्स को एक्सेस कराने में हेल्प करेगी और उसका क्या ब्रांड होगी, उसकी भारत ब्रांड होगी, ठीक है। तो ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। So that's all for today. I hope आपने सेशन एंजॉय किया होगा और सीखा होगा, ठीक है। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इन स्कीम्स को समझना है और चीजें आपको खुद ब खुद समझ में याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके की जीके, जीएस, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और हाँ, आपको क्या करना है, GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है रिलेटेड टू करंट अफेयर। डेली आपको अपडेट्स मिलते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और ये सारा कुछ बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड भी आपको काफी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वी वोंट चार्ज यू एनीथिंग, ठीक है। ये सिंपली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको, ठीक है। बहुत ही हैंडी है इसका इंटरफेस, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में जो कि आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए और आपको सिलेक्शन के पास लेकर जाए। थैंक यू सो मच।